बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हमेशा की तरह बहुत हलचल है। कोई दिन भी स्लो दिन नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। अब से थोड़ी देर पहले अदालत उज़्मा आलिया ने लाहौर में फैसला किया है कि 16 अप्रैल को ही पंजाब असम्बली के अंदर जो वजारत आला है उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी और उससे पहले करवाए जाने की मुखालफत की है या उसके खिलाफ फैसला जो है वो अदलिया ने दिया है आज। लेकिन ये कहा है कि 16 अप्रैल को किसी को भी वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। अब पंजाब का जो महाज है वो गर्म है और हमजा शहबाज और परवेज इलाही साहब के बीच मुकाबला है। देखते हैं ये मुकाबला कौन जीतता है और कितनी कामयाबी होती है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब आज कराची गए, एमकेएम के मरकज भी गए और इसके साथ साथ वजीर आला सिंध से भी मिले, कराची के प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी ब्रीफिंग ली। बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसके साथ साथ हुकूमत साजी के लिए भी आखिरी मराहिल हैं। कहा जा रहा है कि कल तक ये फैसले हो जाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में कितनी वजारतें आएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास और ज़ाहिर इत्तेहादी हैं, बहुत सारी जमातें हैं, सबको अकोमोडेट करना है। किस किस के हिस्से में क्या क्या आएगा ये भी देखना बहुत अहम है। अब तक जो फैसले हुए हैं उसमें कहा जा रहा है कि स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और इसी तरह से जो बाकी मामलात हैं उसके अंदर भी वजारतें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की जो दीगर जमातें हैं, जनाब अख्तर बेंगल साहब की भी, उन सब की भी यहाँ पर नुमाइंदगी होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है वो इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। एक तरफ IMF का प्रोग्राम मुअत्तल है और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की मईशत है वो बहरान का शिकार है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि खुद हुकूमत पाकिस्तान के आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 11 अरब 30 करोड़ डॉलर्स रह गए हैं। परेशान कुन बात यह कि इनमें से 11 अरब 30 करोड़ डॉलर्स में से सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर्स और चीन के तकरीबन 4 अरब डॉलर्स हैं जो पार्क हुए हैं, जिनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर उसको निकाल दिया जाए इन 7 अरब को तो तकरीबन कोई 4 अरब डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान के पड़े हैं, जो कि तारीख की कम तरीन सतह पर इस वक्त मौजूद है। मुल्की तजारती खसारा जो है वो 35 अरब डॉलर से बढ़ चुका है। ये हुकूमत के जो तयशुदा अहदाफ थे 28 अरब डॉलर से, उनसे भी ये तजावुज कर चुका है। करंट अकाउंट खसारा जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी गुज़िश्ता हुकूमत बहुत उसके ऊपर अपना एक क्लेम करती थी कि उन्होंने कम किया है, वो भी अब 20 अरब डॉलर्स की तरफ गामजन है। इसी तरह जो महाना दरामदाद हैं, जो इम्पोर्ट्स है पाकिस्तान की, वो 6 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी हैं। पिछले महीने, सिर्फ पिछले महीने जो है वो 3.25 अरब डॉलर्स की दरामदाद जो है वो हुई है, जो कि फरवरी की निस्बत 8 करोड़ डॉलर्स कम है। बहरहाल अब सूरत हाल क्या होगी? सबसे अहम सवाल आम आदमी के लिए ये है कि आप महंगाई कम कर पाएंगे, आप डॉलर की कीमत को कम कर पाएंगे, क्या आप जो है वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेंगे? ये सारे सवालात हैं जो कि आम आदमी के हैं और इसको हमने पूछना भी है। इसके साथ साथ इंतखाबात कब होंगे, ये हुकूमत अपनी नई हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे तो कैसे होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे होंगी और खास करके उनमें क्या क्या तरामीम होंगी ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के हवाले से भी। तो ये बहुत अहम है और हमने सोचा कि हम जो है आज दावत दें पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना, एक तवील अरसे से पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री पे खास करके जो पिछले 3.5 साल रहे हैं उसमें उनको पे पाबंदी भी लगा दी गई। जनाब इसाक डार साहब हमारे साथ मौजूद है लंदन से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया डार साहब। अब आपकी वापसी की इत्तलात भी हम सुन रहे हैं और साथ में मियाँ साहब की वापसी की इत्तलात भी सुन रहे हैं, तो क्या अच्छी खबरें अब आप दे रहे हैं पाकिस्तान को मईशत के हवाले से भी, और क्या आप भी वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जी इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आपका एक जो पिछले जो शो जब बैन लगा था उससे पहले आपके साथ एक प्रोग्राम था जी, और अल्लाह का फजल है कि आज फिर मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो ये जो खबर है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आप किसी का भी पासपोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट में आता है और आप उसको पासपोर्ट को कैंसिल करना या पासपोर्ट को रिन्यू ना करना, ये आईनी जो बुनियादी हकूक हैं उसके खिलाफ है। तो मेरा पासपोर्ट आपको याद होगा कि जब फासिज्म पीक पे था तो सितंबर 2018 में मेरा पासपोर्ट एक वैलिड जिसमें मैं यूके में एंटर हुआ तो कैंसिल किया गया और फिर उसकी तशहीर भी की गई। वर्चुअली मैं एक रिफ्यूजी स्टेटस में उस वक्त से हूँ। और दूसरा जो था मियाँ साहब का पासपोर्ट जो कि रिसेंटली एक्सपायर हुआ है चंद महीने पहले, उसको रिन्यू करने से इनकार कर दिया गया।
तो ये वो चीजें हैं कि हम सियासत में इतने नीचे चले जाते हैं कि हम फिर बुनियादी हकूक को भी पामाल करते हैं। और मैं तो हमेशा कहता रहा कि ये जो हुकूमत पिछली थी ये फाशिज्म की एक बदतरीन मिसाल थी। तो इंशाल्लाह पासपोर्ट का प्रोसेस होगा। हम मेडिकल मेरी मे की रूटीन में अपॉइंटमेंट थी, मैं उसको प्रीपोन कर रहा हूँ, अगर हो जाए जितनी जल्दी मुझे टाइम मिल जाए मेरे सर्जन से। और मियां साहब भी आपको याद है कि उनका को हार्ट का जो इंटरवेंशन थी वो कोविड की वजह से नहीं हो सकी थी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितनी जल्दी ये मेडिकल मैटर्स हो जाए। और मीनवाइल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पासपोर्ट भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट हाथ में तो जरूर पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब ये हम कह सकते हैं कि ईद जो है वो अब पाकिस्तान में मनाएंगे और मियां साहब भी ईद यहाँ पे आके करेंगे? दुआओं के साथ तो कुछ भी हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि हैसियत मुसलमान ही हमारा बड़ा यकीन कामिल है और होना चाहिए कि अल्लाह ताला के आगे तो कुछ नामुमकिन नहीं है। आज से 2-3 महीने पहले कुछ सोच भी नहीं सकता था कि इतनी रौनक के साथ हुकूमत जो थी करने वाली और अपने आप को जो वो इरादा एक डिबेट है कि क्या मसाइल पैदा किए पाकिस्तान के लिए और कितनी नकमी और बैड गवर्नेंस हुकूमत थी और क्या माफियाज थे। तो कुछ सोच भी नहीं सकता था 3 महीने पहले कि ये होगा। आप और मैं भी उसको सोचते थे कि ये बड़ा ये इसके पीछे काफी मियां नवाज शरीफ साहब की और फिर मुतहदा अपोजिशन की इन सब की बड़ी हिम्मत बड़ी मेहनत है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन ये मुल्की इंटरेस्ट में है, ये किसी की जात के खिलाफ नहीं थी। ये इसलिए थी कि मुल्क उस नहज पे पहुंच गया था जहां हमारा मुआशी तबाही, हमारी डिप्लोमेटिक जो हमारे फॉरेन अफेयर्स की जो तबाही हो चुकी थी और हम बड़े ही क्रूशल एक बदतरीन मुकाम पे आ चुके थे। या खान की हुकूमत बदतरीन जानी जाती थी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो उसको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ किया गया है मुतहदा अपोजिशन को क्रेडिट जाता है और उनको हमें यही जानना चाहते हैं कि पीएमएलएन तो नहीं चाहती थी कि तहरीक अदम एतमाद हो, इस्तीफे देना चाहती थी। फिर आपने देखा कि मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमा खास करके जरदारी साहब जो है वो मनाते भी रहे और हो सकता है कि किसी एक स्टेज के ऊपर मना लिया जाए। मैं खत के मामले पे आती हूँ क्योंकि कहा जा रहा है कि 7 मार्च को ये खत जो है वो आया था और 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। कब कंसल्टेशन शुरू हुई आपके ख्याल में? क्योंकि आप वो वाहिद शख्सियत हैं जो कि मियां नवाज शरीफ के साथ हर वक्त होते हैं और आपको पता भी है इन सारी बातों का। तब कब जरदारी साहब और मियां साहब के बीच बात हुई, मौलाना के बीच बात हुई और ये प्रोसेस कब शुरू हुआ? ये जो 7 और 8 मार्च की तो इससे कोइंसिडेंस कि जी वो साइफर उसकी हम अलग बात कर लेते हैं कि वो है क्या और उसको कैसे मिसयूज किया जा रहा है या यूज किया जा रहा है। बेसिकली ये जो अटेम्प्ट थी, आपको याद है कि मौलाना जब पीडीएम में पीपल्स पार्टी निकली थी तो उस वक्त एक पॉइंट था कि जी रेजिग्नेशन दें और आप वो सिस्टम के लिए एक मजबूर उनको कर दे के वो नई इलेक्शन की तरफ जाए। आई होप आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी उस पॉइंट पे निकली थी जब पीडीएम और मौलाना साहब का ये उनकी डिमांड थी। वो मुस्लिम लीग नून बड़ी हमेशा से क्लियर थी कि हमें सिस्टम के अंदर रहकर कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको यानी मौका दें और अगर ये पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। मियां साहब को करीबन 2 साल होने को है यहाँ आए हुए। तो लेकिन हमने देखा कि हर आने वाला महीना जो था वो पिछले महीने से तबाही ज्यादा होती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं, जो हमारे बेहतरीन दोस्त थे, वो भी कुछ चाह रहे थे हमारे साथ मजीद डील करने के लिए, चाहे वो हम किसी से पैसे मांग रहे हो या हम कहेंगे जी आप एक ये इस्लामिक वर्ल्ड का समिट कर रहे हैं, खुद हम तजवीज दें और फिर हम खुद ही वहां से भाग जाएं। तो मैं मलेशिया की बात कर रहा हूँ जो समिट होना था, टर्की और जो मलेशिया को इमरान नियाज़ी साहब ने खुद यानी प्रपोज किया और बाद में बैकआउट कर दिया। तो इस तरह के गंभीर जो मसाइल थे उनको सामने रखते हुए हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इनको पूरी यानी जो टेन्योर है इनको दें, लेकिन प्रोवाइडेड ये काम करें। तो एक पाकिस्तान एक ऐसी नहज पे पहुंच चुका था कि हमारे लिए 2 ही रास्ते थे कि या तो जो पब्लिक एंड स्ट्रीट प्रोटेस्ट है उसके जरिए हम इनको निकालें, जो कि मौलाना साहब का धरना जो हुआ उनके साथ वादा भी किया गया कि वो चंद महीनों के बाद ये नहीं होंगे वहां, आपको याद होगा। और फिर वो आज तक उनका गिला है कि जो उनको कमिटमेंट दी गई वो कमिटमेंट पूरी नहीं की गई। लेकिन मैं अर्ज करूं कि
इस वक्त हमारे लिए बड़ा मुश्किल चॉइस थी। हालांकि हम चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट पूरा टाइम करे, लेकिन बहुत दुनिया, जापान है, कई ममालिक हैं, जरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती, वो हुकूमत खुद चली जाती है इलेक्शन में कि जी हम डिलीवर नहीं कर सके। मसलन अगर खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, अगर उन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, उन्होंने पाकिस्तान का कर्जा 25,000 अरब जो था उसको 10,000 अरब से कम करना था, पाकिस्तान का टैक्स हमने 5 साल में दुगना किया था, करीबन 4,000 अरब, करीब उन्होंने 1 साल में 8,000 अरब करना था। ये सारी उनकी स्टेटमेंट और रिकॉर्ड है। वो कोई भी अपनी जो कमिटमेंट जो मुल्क के साथ थी, जो अवाम के साथ थी, वो पूरी नहीं कर सके। ठीक। और हालत ये हो गई कि महंगाई का तूफान खड़ा हो गया, रुपए की कदर जो है वो यानी बिल्कुल ही खत्म हो गई। उसकी वजह से हर चीज की कीमत जो है वो आप आटा ले तो 35 से 80 का हो गया, चीनी तो 55 से 110 की हो गई, और आप अद्वियत ले तो उसमें 3 से 4 गुना इजाफा हो गया। आप कोई भी चीज ले जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बहुत बिल्कुल ये था, लेकिन पीएमएलएन चाहती थी कि इस्तीफे दें और फिर वो आप मान गए, कन्विंस्ड थे, हो गए बाद में। हमने इस्तीफों की नहीं मानी, हमने फिर कहा कि हम ये करें कि हाँ, उस वक्त मौलाना का ये था और फिर पीडीएम टूट भी गई, पीपल्स पार्टी कहती थी कि हम नहीं करेंगे, लेकिन वही बात है कि फिर आप लोग कन्विंस हुए और फिर आपकी जी कन्विंस हुए तो हर आईनी और कानूनी तरीके के साथ इस हुकूमत को फारिग करने का। ना हमने स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के जरिए इनको फारिग किया, हमने इनको रियलाइजेशन जरूर करवाई, हमने जलसे किए, हमने महंगाई मार्च निकाले, लेकिन उसको हमने ये नहीं किया कि अगर धरना दे दे कि आप निकलेंगे तो हम जाएंगे। बिल्कुल मैं ये जानना चाह रही हूँ कि 7 मार्च से पहले ये फैसला हो गया था मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा ये जो फैसला हुआ कि जी हमने इस्तीफे देके, और ये एक प्रेशर क्रिएट नहीं करना, बिल्ड नहीं करना कि जी हमने इस्तीफे दे दिया, मुल्क का ये आधी से आधी पार्लियामेंट तकरीबन फारिग हो गई है। हमने कहा कि हम आईनी तरीका अपनाते हैं और हम मिलके अगर हम ये एक आईनी और एक जमहूरी एक टूल इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनको हम नो कॉन्फ्रेंस मोशन के जरिए अगर हम इनको निकाल सकते हैं तो वो एक जमहूरी अमल भी होगा और वो एक आईनी अमल भी होगा, और उसमें कोई आप यानी स्ट्रीट पॉलिटिक्स या प्रेशर टैक्टिक्स नहीं यूज कर रहे। तो हमने उसी को भी फॉलो किया। उस पर काफी 2-2.5 महीने से काम हो रहा था। एक्सक्यूज मी, वो ये तो नहीं है कि जी हम 7 मार्च को साइबर आ गए तो 8 मार्च को हम एक 24 घंटे में हमने कर दिया। उसके पीछे हमने अपनी तैयारी की। यानी जनवरी से आपका, डॉक्टर साहब सॉरी आपको कथा कला भी माफ कीजिए, जनवरी से आपका ये प्रोसेस शुरू हो गया था, आपके राब्ते थे पीपल्स पार्टी और मौलाना के साथ। तो जी एब्सोल्युटली हम पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहे थे, हम अपने नंबर पूरे कर रहे थे, हम अपने जो इत्तेहादी थे पीडीएम के अंदर उनको हम इस थ्योरी के ऊपर लाए। फिर हमने जब उन पीपल्स पार्टी जो चूंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं थी, हम उनसे बात की, वो भी विलिंग थे। उसकी वजह ये थी कि वो इस्तीफे देने के खिलाफ थे, उस वजह से वो उस वक्त निकले थे। और ये जब सारा कन्वर्ज हुआ तो फिर हमने नंबर्स अपनी गेम जो है उसको कहा कि क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा सीरियस मामला था और बड़ा मुश्किल फैसला था, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब नहीं हुआ। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि सिटिंग गवर्नमेंट के जब जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हम जब एक मूव करेंगे तो अगर ये नाकाम होता है तो फिर मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। तो हमने अपना सारा प्लान मुकम्मल करके और हमने फिर ये जो 8 तारीख को जस्ट ए शेयर कोइंसिडेंस, साइफर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम ये तो अगर इतना ही वो सीरियस साइफर था और आज को हमने तहरीक में एतमाद जमा करवाई, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं फौरी तौर के ऊपर कौम को एतमाद में लिए, इन्होंने क्यों 2.5-3 हफ्ते गुजार दिए, और फिर इन्होंने आपने देखा कि इतने गैर जमहूरी गैर आईनी तरीके के साथ एक 2-2.5 घंटे में पूरे का पूरे सिस्टम को, जैसे एक डिक्टेटरशिप होती है वो भी इतनी तेज नहीं करती, उसको धर्म भरम कर दिया। आपने देखा कि उन्होंने आके फ्लोर पे कहा जी कि मैं ना ऑर्डर ऑफ द डे पे है, आप एक मूव करते हैं कि जी ये एक साइफर आया है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ, ये नहीं पीटीए, पाकिस्तान के खिलाफ एक थ्रेट है और एक गैर मुल्क कर रहा है और वगैरह वगैरह। वो डिप्टी स्पीकर को सारी समझ भी आ गई। डिप्टी स्पीकर ने
ये भी गवारा नहीं किया कि मैं जिनके ऊपर ये गद्दारी का एक करीबन 190 लोगों के ऊपर जो इतना बड़ा बुहतान लगाया जा रहा है, मैं उनकी बात तो सुन लूं। ये तो वैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। आपका आर्टिकल 10 ये कहता है देयर हैज टू बी फेयर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो भी नहीं किया। और आनंद फानंद उन्होंने अपनी पहले लिखी हुई इतनी सारी प्री ऑर्केस्ट्रेटेड थे ना जी, पहले ऑलरेडी लिखी हुई अपनी रूलिंग पढ़ दी, और उसके बाद कि जी चूंकि ये सारा कुछ गद्दार कर रहे हैं और ये सारा एक साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसलिए मैं इनकी तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, अब ये बिल्कुल, अब ये तो आपकी हुकूमत आ गई, और अब जो हमें पता थी, जो खबरें थी वो ये थी कि अपोजिशन शायद हुकूमत संभालना नहीं चाहती थी, और वो कहती थी कि इतना मौशी बहरान है, इस वक्त पे आना अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ है। फिर आपने इतना बड़ा डिसीजन भी ले लिया, अब इतना बड़ा मौशी चैलेंज भी आपके सामने। देखिए असमा बीबी, बात यह है कि ये कावर्डनेस होती अगर हम सिर्फ इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मुआशी ये बहरान है इस वक्त। जो हमें 2013 में इलेक्शन से पहले जब पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था ग्लोबली, जब ये कैलकुलेट करके बता दिया था, चूंकि $1 नए यानी प्रोग्राम के तहत ना IMF से आ रहा था, ना वर्ल्ड बैंक से आ रहा था, ना IBRD से आ रहा था, ना IFC से आ रहा था, ना एशियन डेवलपमेंट के आ रहा था नया कोई लोन, तो उसका मुश्किल नहीं था कैलकुलेट करना बैन अवी इदारों को। उनको सबको पता है कि हमारी क्या लायबिलिटीज हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो पार्टी भी पोलिटिकल पार्टी जीतेगी उसको 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करना होगा। दे वॉन्ट बी एबल टू सर्विस, दिस वाज द पोजीशन। और जब हम इलेक्शन जीत गए, क्या कितने रिजर्व थे स्टेट बैंक में? $6 बिलियन सिर्फ। और IMF लोन आने वाले उसकी जो लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग 4.6 अरब थी। तो वो हम क्या करते कि हम कहते नहीं कि हम इलेक्शन तो जीत गए हैं, कौम को हमने दिखा दिया, तो हम अब घबरा के पीछे बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ा मसला आ जाएगा। इसी तरह यानी हमारी जो पोस्ट सैंक्शन थी वो भी हमने चैलेंज जिंदगी में देखा हुआ है तबाकों के बाद। तो ये इस वक्त इस डर के पीछे हट जाना, मैं समझता हूं कि वो हुकुल वतनी ना होती, और ये अल्लाह ताला करने वाले हैं। हमने एडमी दवाकों के बाद भी फेस किया और पाकिस्तान ठीक रहा। हमने 2013 के बाद भी जो कहते थे 6 से 7 साल लगेंगे पाकिस्तान को इस भंवर से निकलते हुए, हम कहां पहुंचे 3 साल में। हमने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में IMF प्रोग्राम 12 लेवल पूरे मुकम्मल किए, कभी किसी ने नहीं किए, डिक्टेटर नहीं कर सके। हमने पाकिस्तान में तारीख की 40 साल तारीख की यानी कम तरीन हम महंगाई पे ले आए, 2% फूड इन्फ्लेशन। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब तो बहुत बड़ा चैलेंज है, अब तो आपको बहुत कुछ करना है, कैसे करना है ये एक बहुत अहम सर। 1.5 साल में इलेक्शन हो जाएगा, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो पिछली हुकूमत का मलबा भी आपके ऊपर ही गिरेगा। ये तो आप को बताना ही होगा लोगों को कि आप कैसे ठीक करेंगे अब चीजों को। मैं अर्ज करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। वही लोग जो मुझे उस वक्त मैं ग्लोबल अदारों की बात कर रहा हूं, जो मुझे 6 या 7 साल की बात करते थे 2013 इलेक्शन से पहले, आज वो बात करते हैं 12 से 15 साल की, टू पुल द कंट्री आउट ऑफ क्वागमायर। मेरा ईमान बड़ा मजबूत है। आई थिंक आपने अपनी ईमानदारी के साथ हार्ड वर्क करना है, आपने पॉलिसीज ठीक करनी है, आपने लीकेजेस को कंट्रोल करना है, आपने रिफॉर्म्स करने हैं, आपने स्टेबलाइजेशन मेजर्स लेने हैं, और आप उसके बाद आपने दुआ करनी है। हम 3 साल में वहां पहुंच गए जहां प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ग्लोबल अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनने जा रहा है। इटली और कनाडा हमारे पीछे होंगे। और अब क्या है, हमारे 3.5 साल की इमरान नियाजी साहब की हुकूमत की कारकर्दगी के बाद अब हम 54th इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और वो भी 2034 में। तो बात यह है जी कि ये मुश्किल बड़ा काम है, लेकिन जो जिस स्पीड से वो तबाही में यानी हर आने वाले महीने इजाफा कर रहे थे, यानी 13% इन्फ्लेशन, 13% का रेट पे लेके 100 केयर टेकर से 122 रुपए का डॉलर पकड़ा और 190 पे ले गए। तो वो चीजें, इसका मतलब है कि आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है सारा मामला। और आप कहते नहीं मैंने इसलिए फाइटिंग में जंप नहीं करना क्योंकि मैं मारा ना जाऊं।
ठीक। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा डॉक्टर साहब मैंने एक ब्रेक लेनी है सर। ब्रेक के बाद मैंने जरूर आपसे पूछना है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये क्लेम करती है और हमने देखा भी, वो कहते हैं कि जी हमने सबसे ज्यादा टैक्स जमा किए हैं, हमने तारीखी बजट खसारा कम किया है, हमने तारीखी तौर पे तजारती खसारा कम किया है, सो करंट अकाउंट खसारा कम भी को उन्होंने कम किया है। सो अब देखना है कि ये जो क्लेम है उनका ये अपनी जगह पे है और वो कहते भी रहे हैं। अब जो हुकूमत है, ये नई आने वाली हुकूमत, ये कैसे कम करेगी? अभी डॉक्टर साहब कुछ बता भी रहे थे और वो कह रहे हैं डॉलर को भी कम लेके आया जा सकता है। कितना कम ले जाया जा सकता है? क्योंकि 2013 में खैर उन्होंने करके भी दिखाया था। क्या फॉर्मूला अब होगा, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपने ये जवाब देना है कि 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खजारा था जब आपकी हुकूमत जा रही थी, लेकिन पीटीआई उसको कम तरीन लेके आई। ये तो हमने आपसे पूछना ही है, लेकिन इस वक्त जो हमें फीडबैक आ रहा है और जो सवालात आ रहे हैं वो डॉलर से मुतालिक है। तो पहले तो आप ये बता दें और उसके बाद ये कि डॉलर को आप कितना नीचे लेके आ सकेंगे, ये बहुत अहम है जानना पाकिस्तानियों के। देखिए, जहां तक ये खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा पहले 3 साल करीबन एवरेज 4 बिलियन पर एनम थे जी, और हमारा ईयर नंबर यानी 4 और 5 माली साल 4 और 5 जो हमारे आने थे, हमारा प्रोजेक्टेड 12 बिलियन यानी ईयर 4 में और तकरीबन 13 बिलियन ईयर 5 में हमारा जो प्रोजेक्टेड था। जो हमने बिजली के मंसूबे लगा रहे थे, सीपैक के ऊपर हमारी पेमेंट्स थी, तो हमें ये पता था, ये हमारी सरप्राइज नहीं था। और उसके बाद इसने टेपर ऑफ होकर नीचे आना था, यानी फिर उसके बाद 19 में फिस्कल ईयर 18-19 में 19-20 में, तो दिस वाज ऑल प्रोजेक्टेड। एक नंबर 1। हाँ, हमारा जो 20-18 का साल था आखिरी, वो 12-13 बिलियन की बजाय वो शूट अप करके 19 बिलियन प्लस। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेशनल रिक्वायरमेंट की कुछ चीजों के लिए पेमेंट्स करनी पड़ी। मैं तो खैर 3 महीने था फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद फिर चूंकि मेरी मेडिकल की वजह से मुझे यूके आना पड़ा, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। लेकिन उसमें भी जो कैपिटल गुड्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थे, क्या हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में रोशनी हम बहाल करें, 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करें? हम पाकिस्तान को उसी तरह रखना चाहते थे। वी डिलीवर्ड, आपको हमने वो डिलीवर की कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग को खत्म किया। हमने पाकिस्तान में जो जनरल मुशर्रफ को नहीं कर सके, जो आने वाली हुकूमत नहीं कर सकी, हमने ज़रबे अज़ब लड़ी, हमने रद्दुल फसाद लड़ी, हमने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, हमने कोई कशकोल नहीं लेके हम करें दुनिया से कि आप हमारी मदद करें, हम ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं, ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद, हमने अपने पास से पैसे खर्च किए और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस खर्च किए 3-4 साल में। तो ये सारी चीजों के बावजूद अगर हमारा वो जो खसारा था, मैंने जैसे अर्ज किया कि बेसिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से था, और वो हो गए। हाँ, इन्होंने उसको जरूर ये 2 में ये कम लेके आए और उसको करीबन इन्होंने खत्म किया, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? आई होप कि उसको रिफ्लेक्ट करें। पाकिस्तान की इकोनॉमी 1952 के बाद पहली दफा इन्होंने वो नेगेटिव ग्रोथ में चले गए, और पहले इन्होंने कहा 0.38% नेगेटिव ग्रोथ है, और बाद में इन्होंने जब रिवाइज किया तो 1% पे आ गया। मैंने कहा ये आप अंडरस्टेट कर रहे हैं, आपकी नेगेटिव ग्रोथ कम से कम 1.5% है, अभी भी ये कभी रिवाइज होगा तो फर्दर रिवाइज होगा। अच्छा। अब आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा पाकिस्तान की कौमी मजमूई जो आपकी पैदावार, जो साइज है जीडीपी का, $51 बिलियन से नुकसान हुआ पाकिस्तान का। तो आपने इंडस्ट्री जो थी लार्ज स्केल, वो आपने -5% पे ले गए। आपने यानी बेरोजगारी को यानी खुला छोड़ दिया। ये आपने एक काम किया, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी ने, पाकिस्तान की सरकार ने, लोगों ने बेपनाह उसकी कीमत अदा की। अच्छा, अभी देखें डॉलर की वजह से भी हुआ ना, डॉलर इतना ज्यादा ऊपर चला गया जिसकी वजह से आप देखिए कितना कुछ हुआ है। तो अभी यही सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा ना कि आप उसको कैसे लेके आएंगे नीचे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने वापस जब जीडीपी पे तवज्जो दी है और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो अभी ये वापस 20 बिलियन पे चले गए। तो 2018 में जहां इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट पकड़ा था, वहीं पे इतनी बड़ी नुकसानात करने के बावजूद इन्होंने वापस $20 बिलियन के करीब पहुंच चुके हैं इस साल, जो खत्म होने जा रहे हैं। तो आप आगे डॉलर की इनकी टोटल इनकॉम्पिटेंस है। एक तो इनकी देखिए, डॉलर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली आप नहीं कर सकते, आप यानी एक लिमिटेड अंदाज में
इंटरवेंशन जिसे कहते हैं आप कर सकते हैं। आपकी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक होने चाहिए, आपकी जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में होनी चाहिए, आपका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में होना चाहिए, आपकी जो इन्फ्लेशन रेट ठीक होना चाहिए, और आपकी जो है रिजर्व लेवल ठीक होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं वो ठीक होनी चाहिए, डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। तो इन्होंने तो इनको ना गालबन तजर्बा था, ना मैं भी आज देख रहा था कि इनके वजीर खजाना जो अभी फारिग हुए हैं वो खुद कह रहे जी हमारी पार्टी के पास तो कोई मौजूद प्लान ही नहीं था, उन्होंने तो कोई तैयारी नहीं की थी, और वैसे ही कहते थे हमारे पास 200 जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान आएंगे और दूध और शहद की नहरें निकलाएंगी। तो ये इन्होंने अभी आपकी हुकूमत जो भी नई हुकूमत मखलूत आई है इसके बाद काफी डॉलर कम हुआ है, तो आपको क्या लगता है कितना और कम हो सकेगा? मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि डॉलर जो है आपको सबसे पहले हमें जैसे आगे भी हमने किया था टुक अस फ्यू मंथ्स, आपने अपनी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आपने अपनी फिस्कल पॉलिसी को ठीक करना है, अपने मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक करना है, आपने डायरेक्शन ठीक करनी है, आपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, आपने एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करना है। उसके साथ आप डेफिनेटली जब आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाएगी तो आपको ये फिर मदद मिलती है कि डॉलर आपका स्टेबल। देखिए हमारा चंद महीनों के बाद जब हम आए थे 2013 में, उस वक्त से 104 रुपए 50 पैसे एवरेज ये थ्रू आउट ये नवंबर 2017 तक उधर ही रहा। और मुझे याद है कि 12 दिसंबर 2017 को ब्लूमबर्ग ने अपनी जो रिपोर्ट थी, आप गूगल कर लें अभी, उन्होंने कहा था पाकिस्तान रुपी हैज बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशिया सिंस 2014 टिल रीसेंट स्लाइड ऑफ द रुपी। तो ये जो एक बिल्कुल उन्होंने खुला छोड़ दिया। और आपको याद है कि असद उमर साहब जब IMF गए तो उन्होंने कहा कि जी हमने जो उनकी IMF की जो कंडीशंस हैं कि जी रुपए को आप खुला छोड़े, जहां जाता जाने दें, और इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लेशन जहां जाती है उसके हिसाब से करें। इन्होंने वो जब खुला छोड़ा तो वो 190 तक भी गया। अभी शुक्र है कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट से 8 रुपए उसमें इंप्रूवमेंट आई है। तो अभी 160 तक आ जाएगा डॉक्टर साहब, 160 तक आ सकता है, आ सकता है। अच्छा, आ सकता है और इंशाल्लाह आएगा, लेकिन आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक करनी होगी। आपको अपने जो है ना जी मॉनेटरी एंड फिस्कल वो सारे मेजर्स लेने होंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब एक और ब्रेक लेनी है सर। ब्रेक के बाद आपने रिजर्व्स की बात की थी, मैंने आपसे पूछना है कि पाकिस्तान के अगर आप देखेंगे 4 अरब या 5 अरब इस वक्त रिजर्व्स हैं डॉलर, तो वो कैसे बढ़ेंगे जिसकी बड़ी जरूरत है, उस पर भी बात करनी है। और बहुत कम वक्त होगा अगले ब्रेक के बाद, लेकिन उसमें यह भी कि महंगाई को कैसे कम करना है, अशियाए खुर्दोनोश को खास करके। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, मैं साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, बहुत से सवालात अभी भी डॉक्टर साहब आपके साथ रह गए हैं, मगर एक सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है, तो रिजर्व्स अभी जो बहुत कम है इस वक्त, इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, महंगाई कैसे कम की जाएगी, ये 2 अहम सवाल हैं जो अवाम जानना चाहती है नई हुकूमत से कि वो क्या करेंगे। देखिए रिजर्व जो है, एक तो इन्होंने सोशल मीडिया में वायरल किया हुआ है गलत फिगर कि 21 बिलियन रिजर्व ये हुकूमत छोड़ के जा रही है। ये नंबर ठीक नहीं है। स्टेट बैंक के पास 11.3 अरब डॉलर थे जो लेटेस्ट नंबर पब्लिक हैं, और उसमें से भी जैसे आपने शुरू में गिनवाया कि जी वो स्वाप जो है चाइनीज 4 बिलियन, 3 बिलियन सऊदी अरेबिया 7 हो गए, लेकिन उसके अलावा भी है कि आपके यूएई के और आपके कतर के 3 बिलियन डॉलर प्लस जो है वो भी इसी नेचर है उनकी भी। अगर वो भी आप निकाल दें तो जो रियल रिजर्व्स हैं वो 0 हैं। हमने जब छोड़ा था तो हमारे भी रिजर्व करीबन जब हम आए थे तो 6 बिलियन थे स्टेट बैंक के पास, और मैंने आपको बताया कि 4.6 बिलियन की इमीडिएट लायबिलिटी थी जिसकी वजह से कहते थे डिफॉल्ट करेगा अगले चंद महीनों में। हमारे अब जब हमने छोड़ा था तो इट वाज वर्चुअली हमारा पीक तो था करीबन 18 बिलियन स्टेट बैंक का 2016 में। इनका गवर्नर स्टेट बैंक पब्लिक में स्टेटमेंट दे चुका है चंद महीने पहले कि हाईएस्ट रिजर्व उस जमाने में अभी, लेकिन हमारे ऐसा कोई चीज नहीं थी जो कि हमने आर्टिफिशियल रखी हुई थी, यानी सऊदीया का डिपॉजिट नहीं था, यूएई का नहीं था, कतर का नहीं था, इस तरह। तो ये जो चीजें हैं ये अब एडजस्ट करें तो असल जो सूरत हाल है बड़ी
वरी सम है। बिल्कुल, आपने जीरो की बात करें तो फिर कैसे करेंगे सर, इसको क्या करना पड़ेगा? एक ये है, हाँ। एक ये है, दूसरा जो आपने महंगाई की बात की, महंगाई हमने अपने हाथों से की है, हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से। इन्होंने, जैसे मैंने अर्ज किया कि इन्होंने पहले डॉलर को खुला छोड़ दिया, हर चीज, आपके इवन एक्सपोर्ट्स में भी 60% से 65% चीजों की इंपोर्टेड आइटम यूज होती है। यानी इमेजिन कि आपकी एक्सपोर्ट भी है, उसमें भी यानी इंपोर्टेड आइटम यूज करते हैं आप लोग। तो वो जो इन्होंने सबसे बड़ा गलती की मेरे नजदीक, मदर ऑफ ऑल इवल जो थी वो ये थी। उसके बाद महंगाई का तूफान आया तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए, जो हमने यानी 5.25% पे मियां साहब होते हुए लाए थे, और आखिरी साल में जो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक पॉलिटिकल और दूसरी जो चीजें हमने देखी तो 6.25 पे था, वो ये 13.25% पे ले गए। अच्छा। और इन्होंने यहाँ तक किया कि डॉलर 13.25% पे उठाने शुरू कर दिए। आपने सुना का हॉट मनी, और वो मैं कह रहा था कि जो ही आप रेट कम करेंगे भाग जाएंगे। वही हुआ कि जब कोविड की वजह से 7% पे रेट आया, वो चले गए। ठीक बात। अच्छा डॉक्टर साहब, अब टाइम चूंकि बड़ा कम है, ओवरसीज की बारे में जो ई वोटिंग का हक है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म सुननी है, उस पर भी मैंने आपसे पूछना है, वो भी बता दें, और फिर इसके बाद एक और सवाल होगा, लेकिन आप वो बता दें पहले जी, कि आप करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि कंसर्न है बहुत ज्यादा लोगों का। हम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में नहीं है, कंबाइंड ऑपोजिशन उसके हक में नहीं है, क्योंकि ये आरटीएस का नेमुल बदल हो सकता है। ये जो हमने 20, 16, 17 में करीबन मैराथन एक्सरसाइज की, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पार्लियामेंट्री कमेटी थी, जिसका मैं ही हेड था समहाउ, तो उसमें पीटीआई के 3 मेहमान यानी मेंबर्स थे। आरफ अलवी साहब थे, उसमें शीरी मदारी साहब थी, उसमें शक्कर महमूद साहब थे। ये हमारी 1/3 मीटिंग्स पे ये ईवीएम डिस्कस हुई थी, और ये हमने उसको यही कहा था कि एक तो इसकी जो कॉस्ट है 250-300 अरब, वो जस्टिफाई नहीं करती इसको इस्तेमाल करना अभी, और दूसरा अभी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी रैपिडली चेंज होती है, और तीसरा ये था कि जी ये ईसीपी जो है इसको ट्रायल बेसिस के ऊपर 1-2 हल्कों में इस्तेमाल करे, और उसके बाद वो रिजल्ट पार्लियामेंट में लाए, पार्लियामेंट फैसला करेगी। अब इन्होंने एक क्विक लेजिस्लेशन के जरिए इन्होंने ईवीएम्स में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, इन्होंने इंटरनेट वोटिंग में इंट्रोड्यूस कर दिए, जिससे इन्होंने काफी ओवरसीज में प्रोपेगेंडा किया जी हमने आपको वोटिंग राइट दे दिया। हमारा जो प्लान है उससे बेहतर है। अच्छा, ये जो वोटिंग राइट्स उनको देंगे ओवरसीज को, तो ये को बंदा पतोगी में वोट डालना होगा, कोई लाड़काना में डालना होगा, कोई इन मुख्तलिफ जगह पे, इनका उसके नतीजे में अपना कोई नुमाइंदा नहीं आएगा। हम इनको गारंटीड सीट देने के हक में। अच्छा, यानी ओवरसीज की जो है वो सीट्स नेशनल असेंबली के अंदर आप रखेंगे, हम इनको करीबन 7 सीट्स का हमारी सोच है। अच्छा, ऑब्वियसली बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो एग्री करेंगी, और हम इनका अपना इलेक्टोरल कॉलेज बना देंगे कि ये अपने बंदे खुद चुने। और मतलब जहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक, तो हम वहाँ मतलब मैं क्या अमेरिका में है या सऊदी अरेबिया है या यूके है, जहाँ बहुत बड़ी, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस में पूरा जो है ग्लोब डिवाइड, तो ये अपने लोगों को वोट करें जो भी उसमें मखसूस नशिस्तें होंगी। तो आपका ये जो वोट है ना, ये मिसयूज होगा ना ये यूज होगा। ये जो इंटरनेट वोटिंग है, इवन आपको याद होगा जब पिछला इलेक्शन हुआ था, ये जो अभी हुआ है, ये नहीं जो बाइडेन साहब वाला, उससे पिछला इलेक्शन जिसमें ट्रंप जीते थे, वो आज तक वो एलिगेशन है कि हिलरी क्लिंटन को आई वोटिंग के जरिए टेम्परिंग करके हराया गया इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के जरिए। तो वो खैर हमारा बिजनेस ही, हम अपने बिजनेस से ताल्लुक रखे, तो हम इनको गारंटीड सीट्स देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और हम ये अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे। अब बिल्कुल, अब टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आईएमएफ के साथ मुख्तसरन किन शराइत के ऊपर जाएंगे अब जब मुअत्तली होगी या दोबारा प्रोग्राम होगा? अभी तो देखिए असमा बीबी, ये आईएमएफ के पास तो आपको जाना होगा। उसकी वजह ये है कि बाकी जो अदारे हैं ना, जितने ग्लोबल फाइनेंशियल अदारे, वर्ल्ड बैंक, आईएफसी वगैरह, एडीबी, ये सारे जो है ये